सो नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना जो है इसमें हर तरह का एंजाइना नहीं, जो अनस्टेबल एंजाइना होगा। और इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ एंजाइना जिन लोगों को आ रहे हैं और जिनको अनस्टेबल एंजाइना और सिम्टम्स ऑफ एंजाइना आ रहे हैं, उन पेशेंट्स में जो है ना रिस्क है पेरी ऑपरेटिव एमआई का। तो हमने क्या करना होता है, इन पेशेंट्स को, इनको सिम्टम्स आ रहे हैं एंजाइना के और अनस्टेबल एंजाइना को, इनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना होता है। वहाँ से एंजियोप्लास्टी करवा के आएंगे, स्टेंटिंग या बाईपास, और फिर आके ऑपरेशन करवाएंगे आफ्टर दैट, प्लान करके सर्जरी को। और नेक्स्ट इज़ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। जो पेशेंट्स कंजस्टिव हार्ट फेलियर के होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पेरी ऑपरेटिव ऑफ मोर्टेलिटी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उसको मेजर करते हैं स्कैन के थ्रू, जिसको हम मूगा स्कैन कहते हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का, मतलब वो इजेक्ट जो ब्लड कर रहा है वो लेस दैन 35% है, उसकी मोर्टेलिटी देखें 19.5% है। लेकिन अगर उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब 55% से ज़्यादा, तो उसकी मोर्टेलिटी जो है वो कम है। तो देखें जितनी ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन होगी उतनी कम जो है मोर्टेलिटी होगी। फिर हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या है कि इलेक्टिव सर्जरी करने से पहले जो हाइपरटेंशन होनी चाहिए, अगर वो है भी है तो 160/90 जो है वहाँ तक उसके नियर नियर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। अब आ जाता है वेल्वुलर हार्ट डिज़ीज़। वेल्वुलर हार्ट डिज़ीज़ में यही है कि कार्डियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट के पास पेशेंट को भेजना है जिसको वेल्वुलर हार्ट डिज़ीज़ है। अगर वो वारफरिन थेरेपी ले रहा है ना, तो उसकी वारफरिन स्टॉप कर देनी है और उसकी जगह अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन स्टार्ट कर देना है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन स्टार्ट कर दिया, उसकी सर्जरी कर दी, उसके बाद हमने क्या किया कि उसकी हेपरिन और वारफरिन उसको स्टार्ट करवा दी। हेपरिन वारफरिन स्टार्ट करवाई और जब वारफरिन का इफेक्ट आना शुरू हो गया तो हेपरिन को स्टॉप कर दिया। मतलब कि सर्जरी से पहले हमने हेपरिन को स्टार्ट करवाना है और सर्जरी के बाद हमने वारफरिन के साथ कंटिन्यू रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं पेस मेकर्स। पेस मेकर्स के पेशेंट्स के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उनको मोनोपोलर डायथर्मी जो है ना वो नहीं देनी। अगर पेशेंट को ऑपरेशन से पहले अनीमिया है तो उसको आयरन विटामिन के सप्लीमेंट्स देने हैं ज़रूर। और वो पेशेंट्स जिनके अंदर ऑपरेशन से पहले जो है, सर्जरी से पहले हीमोग्लोबिन लेस दैन 8 था, उनकी ट्रांसफ्यूजन जो है ना हमने करनी है। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको पहले से रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और आप उसकी सर्जरी करना शुरू कर दो तो उसकी बुरी हालत होगी। इस वजह से हमने क्या करना होता है, पेशेंट की पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने होते हैं। क्योंकि अगर ड्यूरिंग सर्जरी उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लंग्स उसके जो हैं वो काम नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा, उसका हार्ट का आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एक बहुत मसले की बात होती है। इसके अलावा हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो एक तो पेशेंट की मसल कटिंग हम कर रहे होते हैं तो पेन पेन हो रही होती है पेशेंट को, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वाइटल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से हमने पहले पीएफटीज़ करवाने होते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की पीएफटीज़ इस तरह से हैं तो हमने इसकी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करनी है। जनरल एनेस्थीसिया के नहीं देना क्योंकि इसकी तो पहले ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रीजनल एनेस्थीसिया को प्रेफर करना है। और इस तरह से फिर हम पेशेंट को लेके चलते हैं। फिर होता है एस्थमा का पेशेंट। जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें जो मसला होता है सर्जरी के दरमियान में, वो क्या होता है, स्पूटम रिटेंशन और नमूनिया का। तो इस वजह से हमने पेशेंट की ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी करनी है। अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स पे था तो हमने उसकी पेरी ऑपरेटिव स्टेरॉइड थेरेपी कंटिन्यू रखनी है। अगर पेशेंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का है तो उसकी रिजल्ट में क्या होता है, मसल्स फटीग हो सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। इस वजह से ऐसे पेशेंट जो लंग्स के एस्थमा के इस तरह के हैं, रेस्पिरेटरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के हैं, इनको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेजना है और इनकी जो सर्जरी है वो मिनिमली इन्वेसिव होनी चाहिए। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब एक पेशेंट है, वो आपने उसकी सर्जरी करनी है, वो पहले से स्मोकिंग करता था, आपको पता चला, तो आपने कहना है कि आप स्मोकिंग छोड़ें। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, इसको सर्जिकल इन्फेक्शंस आई थिंक उसके अंदर, कि सर हमने स्मोकिंग जो है वो 1 महीने पहले छुड़वा देनी होती है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से निकोटीन होता है, निकोटीन वो हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। इसके अलावा ब्रोंकोसिलरी फंक्शन जो है वो ख़राब होता है। तो अगर एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, उसका ब्रोंकोसिलरी फंक्शन ख़राब है, तो ऐसे पर्सन की हम जो है वो सर्जरी करना शुरू कर दें तो उसकी चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से हमें उसकी जो स्मोकिंग अगर छुड़वा देते हैं 1 महीना पहले, तो क्या होगा कि उसके निकोटीन लेवल्स जो हैं वो 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे और सीलीडी फंक्शन जो है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो 3 मंथ्स ऑफ एब्सटिनेंस लंग फंक्शन रिटर्न टू नॉर्मल। तो हम स्मोकिंग छुड़वा के बहुत अच्छे से पेशेंट को ऑप्टिमाइज करके फिर सर्जरी करेंगे। इसके अलावा जो है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस का ये सीन है कि
अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, लाइक चेस्ट इन्फेक्शन है, तो हमने इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन करना है। पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है एंटीबायोटिक्स और फिजियोथेरेपी, और फिर हमने जो है अपनी सर्जरी रीस्केड्यूल करनी है। तो ये चीज़ें जिनको हमने मैनेज करना होता है इन सब डिसीज़ों पे। कोआगुलेटिव डिसऑर्डर्स, पेशेंट जिनको पहले से थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है, उनको पहले हमने रूल आउट करना है, उनको प्रोफिलेक्सिस देना है। अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे थे तो उनको छुड़वाना है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे थे तो उनको छुड़वाना है 6 वीक्स बिफोर सर्जरी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ाती हैं। फिर एंटीकोगुलेशन थेरेपी, जो लोग पहले भी मैंने आपको बताया वारफरिन थेरेपी ले रहे होते हैं, उनकी सर्जरी हमने करनी है, तो वारफरिन को 5 दिन पहले छुड़वाना है। उसकी जगह पे हमने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देनी है। फिर हमने उसकी मॉनिटरिंग करके एपीटीटी के थ्रू उसके बाद सर्जरी कर देनी है। फिर हमने क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिवली हेपरिन और वारफरिन को इकट्ठे स्टार्ट करना है। फिर जब वारफरिन का इफेक्ट आ जाएगा तो हेपरिन को छुड़वा देना है। मतलब इस तरह से हमने सर्जरी करनी होती है, ये एक चीज़ होती है। और विटामिन के जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ वारफरिन पेशेंट्स रिक्वायरिंग इमरजेंसी सर्जरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पेशेंट है उसकी इमरजेंसी सर्जरी होनी है, तो हम क्या करेंगे, उस वो वारफरिन ले रहा था, तो हम क्या करेंगे, विटामिन के से वारफरिन का इफेक्ट कैंसिल करेंगे और फिर इमरजेंसी सर्जरी करेंगे। और फिर कभी कभार जो है रैपिड करेक्शन के लिए विटामिन के की जगह हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स भी ले रहे होते हैं, क्योंकि वारफरिन क्या करता है, एंटी कोगुलेशन करता है। ये सारे फैक्टर्स कम हुए होंगे तो हम पेशेंट को बाहर से ये फैक्टर्स दे देंगे ताकि उसकी सर्जरी की जा सके। हीमोफीलिया ए जो है उसमें आपको पता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, और हीमोफीलिया बी में 9 की डेफिशिएंसी होती है। तो सर्जरी से पहले हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को पेशेंट को दे देंगे, और एंड द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी इसको दे देंगे और पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिन पेशेंट्स को होता है, उनके अंदर जो है हेपेटोरीनल शटडाउन होने का खतरा होता है। इसके अलावा उनके अंदर जो है वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्लोंजाइटिस, सेप्सिस हो सकता है। तो इस वजह से इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट्स में क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज होंगी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसीज होंगी। तो इनको जो है हम क्या देंगे पेशेंट्स को, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, विटामिन के देंगे टू बिफोर ऑपरेशन, और एडिक्वेट हाइड्रेशन उनकी करेंगे, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि उनको कोलेंजाइटिस और सेप्टिसीमिया ना हो। तो ये इस तरह से मैनेज करते हैं। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, अगर पेशेंट आपके पास आया है, उसकी हमने सर्जरी करनी हो, डायबिटिक है, ठीक है, तो डायबिटिक्स में तो वैसे ही बहुत मसला होता है कि किस चीज़ का, सेप्सिस का, डिलेड वुंड हीलिंग का, स्ट्रोक का, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। तो हमने सबसे पहले डायबिटीज़ के लिए उनके HbA1c लेवल चेक करवा लेने हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लेना है, और फिर हमने जो है देखना है कि वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में, तो उनको जो रिस्क है वो क्या है, हाइपोग्लिसीमिया का। ठीक है, विच कैन रिजल्ट इन सीवियर ब्रेन इंजरी, कोमा एंड डेथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है उनको लिस्ट पे सबसे पहले रखेंगे कि ये पेशेंट है, इसको मैंने क्या करना है। उसकी मॉर्निंग डोज जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की, वो छुड़वा देनी है। उसके बाद उनका शुगर चेक करना है, 1-2 घंटे के रेगुलरली हमने करते रहना है। फिर IV कैन्यूला उनको पास करना है। फिर मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी है सून आफ्टर सर्जरी। और ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा डेंजरस जो है हाइपोग्लाइसीमिया है। तो आपने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की डोज को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। उनकी शुगर चेक करते रहना है। उनको जो है IV कैन्यूला के थ्रू स्लो इन्फ्यूजन देनी है डेक्स्ट्रोसिलाइन मिक्सचर की। फिर जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद रीस्टार्ट करनी है मेडिकेशंस की। लेकिन एक पेशेंट है, उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, तो उनको जो है सर्जरी से 1 दिन पहले आपने एडमिट कर लेना है। उनकी इंसुलिन जो है उसको स्टॉप करना है बिफोर सर्जरी। फिर आपने उनके ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी। उसके बाद उनको नॉर्मल इंसुलिन डोज नहीं देनी, उनकी डोज एडजस्ट करके फिर उनको देनी है। ठीक है, फिर होता है कि हमने इंसुलिन किस तरह से देनी है इन लोगों को। तो स्लाइडिंग स्केल होता है, उसके थ्रू हमने इंसुलिन देनी होती है, जिसमें IV इंसुलिन देते हैं, ग्लूकोज देते हैं और पोटाशियम देते हैं। सिंगल मिक्स्ड इन्फ्यूजन ऑफ IV इंसुलिन, ग्लूकोज एंड पोटाशियम। और इसको तब तक आपने कंटिन्यू रखना है जब तक पेशेंट अपनी नॉर्मल डाइट जो है उसकी तरफ नहीं आ जाता। फिर जो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं,
अब ये होता है कि सर्जरी जो है आपको पता है कि एक स्ट्रेस स्टेट है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट की एड्रीनल इनसफिशेंसी होने का खतरा होता है। तो पेशेंट्स जो है उनको हम क्या करेंगे, सप्लीमेंटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, और डिपेंड करती है कि हमारी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी और सीवियरिटी ऑफ सर्जरी कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनर सर्जरी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो उसकी डोजेस थी उससे 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा जो है वो डोज देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, ठीक है। इसी तरह हमारी मॉडरेट सर्जरी में हम 2 टाइम्स ज़्यादा देंगे। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले आपने 25 मिलीग्राम्स, मॉडरेट सर्जरी की बात कर रहे हैं, मॉडरेट सर्जरी में ऑपरेशन से पहले 25 mg की देनी है। उसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो 75 देनी है, और आफ्टर ऑपरेशन जो है वो 50 देनी है। ये हमारी है मॉडरेट केस में, ठीक है, 25, 75 और 50। सीवियर केस में हमने जो है ना क्या करना है कि 2 टाइम्स ज़्यादा देनी है, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी से पहले जो है 25 की जगह 50 देनी है, मतलब मेजर सर्जरी के लिए। और ड्यूरिंग ऑपरेशन जो मॉडरेट में थी वो 75 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 100, और आफ्टर ऑपरेशन वहाँ पे 50 थी, यहाँ पे भी हो जाएगी 100। तो 50, 100, 100, और वहाँ पे 25, 75 और 50, ठीक हो गया। तो ये हमारी इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद आता है जो पेशेंट है थायरोटॉक्सिकोसिस का। तो अगर हम सर्जरी करेंगे स्पेशली थायराइड सर्जरी, तो उसके बाद अगर पहले से पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस था तो वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज़ होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थायराइड सर्जरी करने से पहले पेशेंट को यूथायरॉइड स्टेट पे लेके आते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को कार्बिमाजोल देते हैं, विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। जब पेशेंट यूथायरॉइड हो जाता है तो वो जो 40 mg की हम डोज़ ले रहे होते हैं कार्बिमाजोल की, अब वो कम करके हम 5 mg देना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हम जो है बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। अगर पेशेंट प्रेगनेंसी में है तो हम जो है वो कार्बिमाजोल की जगह प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बिमाजोल जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और हाइपोथायरॉयडिज्म करवा सकता है। इस वजह से प्रेगनेंसी में प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, जिस तरह हाइपरथायरॉयडिज्म था उसको हमने यूथायरॉयड पे लेके आके फिर सर्जरी की थी बाय कार्बिमाजोल, इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म को भी हमने पहले करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की हम डायरेक्टली सर्जरी करेंगे तो इट कैन रिजल्ट इन हाइपोटेंशन, शॉक, हाइपोरिथमिया और हाइपोवेंटिलेशन विच कैन कॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन पोस्ट ऑपरेटिवली, और मिक्स कोमा भी हो सकता है। तो इस वजह से इन पेशेंट्स को पहले लीवोथायरॉक्सिन से ट्रीट करेंगे, यूथायरॉइड करेंगे, और फिर हम जो है वो सर्जरी करेंगे। फिर डिहाइड्रेशन किस पेशेंट में हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में, पेरिटोनाइटिस के पेशेंट में। तो इस वजह से डिहाइड्रेशन पेशेंट वाला को पहले हम फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे, उसकी हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह को ट्रीट करेंगे, और फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। रीनल फेलियर, जो पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर के हैं लेकिन डायलिसिस पे नहीं है, तो उनके अंदर एंड स्टेज रीनल फेलियर हो सकता है ड्यू टू इंट्राऑपरेटिव हाइपोटेंशन और इनएडिक्वेट फ्लूइड पोस्ट ऑपरेटिवली। तो इस वजह से पेशेंट्स जो डायलिसिस करते होते हैं पहले से रीनल फेलियर के हैं, उनकी हमने सर्जरी करनी है, तो डायलिसिस को 24 आवर्स पहले सर्जरी से करवा लेना है, और फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल करके फिर हमने जो है उसकी सर्जरी करनी है, ठीक है। और फिर 24 घंटे के बाद दोबारा डायलिसिस शुरू करनी है। तो सर्जरी से पहले एक दिन पहले डायलिसिस कंप्लीट करनी है, और सर्जरी के एक दिन बाद डायलिसिस करनी है। जो लोग ओबेसिटी के होते हैं उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हमने सर्जरी करने से पहले पेशेंट को लूज़ करवाना होता है वेट, और फिर सर्जरी करवानी होती है। प्री ऑपरेटिव फास्टिंग, अगर पेशेंट फास्टिंग में था तो फास्टिंग जो है वो नेसेसरी होती है, रिड्यूस द एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। जैसे आपको पता है एनपीओ करते होते हैं पेशेंट्स को बिफोर सर्जरी, ताकि वो जो है ना एनपीओ रहे और हम उसकी सर्जरी कर सकें। अब जो है ये हमारी रूल होता है अडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए। अडल्ट्स के लिए 2-6 रूल होता है। 2-6 मतलब कि इनटेक ऑफ वाटर अप टू 2 आवर्स बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, और अ मिनिमम प्री ऑपरेटिव फास्टिंग टाइम ऑफ 6 आवर्स बिफोर फॉर फूड। मतलब सर्जरी करवाने पेशेंट आया है तो 2 घंटे पहले सर्जरी के उसने कुछ पानी नहीं पीना, और 6 घंटे पहले सर्जरी के उसने कुछ खाना पीना नहीं है। बच्चों के अंदर 2-4-6 रूल होता है कि
जो वाटर है उसको 2 घंटे पहले छुड़वाना है, और ब्रेस्ट मिल्क को 4 आवर्स और 6 और फार्मूला मिल्क काउ मिल्क को 6 आवर्स पहले। फिर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है कि इसमें सेम इलेक्टिव सर्जरी के लिए होता है, इमरजेंसी सर्जरी में भी, दैट द एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन लिमिटेड बाय द टाइम। तो इमरजेंसी सर्जरी होनी है तो हमने उसकी अच्छी सी जल्दी असेसमेंट करनी है। ये नहीं हम बैठ गए हैं इमरजेंसी सर्जरी में, बैठ गए अच्छा मुंह खोलो ये दिखाओ वो दिखाओ, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, टाइम को देखते हुए हमने असेसमेंट करनी है। कॉन्सेंट, ऑब्वियसली पेशेंट का कॉन्सेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सारा डायग्नोसिस प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बतानी है सर्जरी के, सारा कॉन्सेंट लेके फिर सर्जरी करनी है, ऐसे नहीं उठा के सर्जरी कर देनी। इसके 2 यूक्यूज़ आए हुए हैं वो देख लेते हैं कि 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको गॉल स्टोन है और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, वो ओपीडी में एडमिट हुई है। अब उसे जो है डायबिटीज़ है, शी इज़ प्लान्ड फॉर द लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। तो आप उसको कैसे एवेलुएट करोगे प्री ऑपरेटिवली? तो एवेलुएट कैसे करोगे? प्रेपरेशन फॉर कोलिसिस्टेक्टमी के लिए हिस्ट्री एग्जामिनेशन और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में क्या है? फुल ब्लड काउंट, सीबीसी, आरएफटीज, एलएफटीज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, एंटीबायोटिक प्रोफिलेक्सिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफिलेक्सिस एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम? ये हमारा सर्जरी का टॉपिक है कि न्यूमोपेरिटोनियम हम सर्जरी इसमें क्रिएट करते हैं कोलिसिस्टेक्टमी में। आपको पता है लेप्रोस्कोपी के लिए थ्रू हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डालते हैं टू क्रिएट अ स्पेस और टू सेपरेट ऑर्गन्स, ताकि हमें ऑर्गन्स क्लियरली विजुलाइज हो जाए। और प्रेशर हम कितना देते हैं? 15 मिलीमीटर मर्करी, विच डिस्टेंड्स द एब्डोमिनल कैविटी एडिक्वेटली टू हैव द प्रॉपर विजुलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल विजरा। और जो गैस यूज़ होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट आर द इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस विच कैन अकर ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी? तो ये हमारा जो है उसमें सर्जरी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रोकार जो हम इंसर्ट करते हैं लेप्रोस्कोपी में, विच कैन कॉज एब्डोमिनल वेजल इंजरी, जीआईटी परफोरेशन, हेपेटिक एंड स्प्लीनिक टीयर एंड ओमेंटल इंजरी। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम डालते हैं इट कैन जो है कॉज द प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंसफ्लेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके अलावा न्यूमोथोरक्स एंड न्यूमोमेडिस्टेनम एंड न्यूमोपेरिकार्डियम हो सकती है कि गैसेस जो हैं यहाँ पे चली जाएंगी ड्यू टू डिफेक्ट्स इन डायफ्राम और वीक पॉइंट्स इन द एओर्टिक और एसोफेजियल हेटस। तो मतलब हमने गैस एब्डोमेन में डाली है और वो ऊपर चली गई है, न्यूमोथोरक्स और न्यूमोमेडिस्टेनम करवा सकती है। रप्चर ऑफ बुल्ला हो सकता है। तो ये चीज़। नेक्स्ट इज़ 35 ईयर्स ओल्ड मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन। वो लेके आई हैं कहाँ से? फ्लड इफेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री से। उसको रिड्यूसिबल स्वेलिंग है इन द एरिया ऑफ हर सी सेक्शन स्कार। शी इज़ पेल लुकिंग और उसका वेट जो है वो 20% लेस है देन हर वेट फॉर हाइट एंड एज। तो सर्जन ने क्या किया? उसका ऑपरेशन डिले कर दिया 1 मंथ के लिए। तो अब उसने क्यों डिले किया? अब यहाँ पे देखें वो फ्लड इफेक्टेड एरिया से आ रही है, उसका वेट लेस है, मतलब वो मैलरिश्ड है, एनीमिक होगी। और इसके अलावा उसको वो जो हम सी सेक्शन स्कार है, तो स्कार की वजह से देयर इज़ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसिजनल हर्निया। तो दैट इज़ वाई बिकॉज शी इज़ मैलरिश्ड, एनीमिक एंड ड्यू टू स्कार देयर इज़ चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसिजनल हर्निया। इस वजह से उसका ऑपरेशन डिले किया गया है। असेसमेंट आप कैसे करेंगे पेशेंट की? तो आप उसकी बीएमआई, हाइट, वेट, क्योंकि मैलरिश्ड है ना, तो बीएमआई, हाइट, वेट, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, सीबीसी, कोगुलेशन प्रोफाइल, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, एलएफटीज, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल करवाएंगे। आप उसको एडवाइस क्या करेंगे? यू विल एडवाइस, क्योंकि वो मैलरिश्ड है तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बेड रेस्ट करें, मल्टीवाइटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंटेशन, ट्रीट द एसोसिएटेड इलनेस, हेल्थ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, rule out the problems and treat and avoid weight lifting. So this is all about the topic pre-operative evaluation and management.